हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं एक नया लेक्चर चाइल्डहुड अस्थमा प्रिवेंशन इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। हमारे प्रिवेंटिव थेरेपी पे ये एक नया वीडियो है जिसमें हम हर प्रकार की बीमारियों में, बच्चों की बीमारियों में अलग अलग प्रकार के प्रिवेंशन के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं ताकि आपका बच्चा कम से कम बीमार पड़े और आगे चल के आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके अलावा मैं एक्सपर्ट इन बिहेवियर, एजुकेशनल एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन इस पर भी काम करता हूं और इस पर भी हमने काफ़ी वीडियो यूट्यूब चैनल पे पब्लिश की है। तो चाइल्डहुड अस्थमा इज़ ए एलर्जिक डिसऑर्डर। तो सबसे पहले समझना है व्हाट इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर। एलर्जिक डिसऑर्डर इज ए कंडीशन इन विच योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स सम abnormally to some other substance, foreign substance, और इट इज़ अ वेरी मोर कॉमनेस्ट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। तो टाइप्स ऑफ एलर्जी कौन से होते हैं? अलग अलग प्रकार के एलर्जी होते हैं। हम यहाँ पे चाइल्डहुड अस्थमा उस पर डिस्कस करने वाले। इट इज़ ऑल्सो एन एलर्जिक डिसऑर्डर, लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे एलर्जिक डिसऑर्डर होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, आइज, स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। की पॉइंट इन एलर्जिक डिसऑर्डर, इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जैसे हमने डिस्कस किया। इट कैन अफेक्ट सेवरल बॉडी पार्ट जैसे हमने डिस्कस किया। इट कैन अपेयर सडनली, जैसे स्किन एलर्जी जनरली सडनली अपेयर होते हैं, और इट कैन बी परसिस्टेंट जैसे आई की एलर्जी या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एलर्जिक राइनाइटिस, नाक की सर्दी या अस्थमा, टॉन्सिलाइटिस। अगेन दिस आर द परसिस्टेंट प्रॉब्लम। सिम्टम्स कैन बी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। कभी कभी सिम्टम्स इतने सीवियर होते हैं कि इससे जान भी जा सकती है, और एक पर्टिकुलरली ब्रोंकल अस्थमा चाइल्डहुड अस्थमा में देखा जाता है। Is allergic disorder a genetic disorder? Yes, it is a genetic disorder in 80% of cases. 20% of cases are new cases. Types of allergy, respiratory allergy. एलर्जी नाक में होती है तो हम उसको कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। जब गले में होती है तो उसको कहते हैं हम टॉन्सिलाइटिस, और जब छाती में होती है उसको हम कहते हैं अस्थमा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अस्थमा, इसमें खांसी काफ़ी ज़्यादा होती है, पर्टिकुलरली नाइट, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में ज़्यादा खांसी होती है। खांसते वक्त बच्चे के छाती में से सुई सुई आवाज़ ऐसे भी आ सकती है। कभी कभी बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे थोड़ा चलता है या थोड़ा भागता है या बेटे बेटी भी उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और कभी कभी छाती गच हो जाती है, जैसे कफ छाती में जमा हो गया है। हाउ कैन अस्थमा कैन बी डायग्नोस? बेसिकली दिस डिसऑर्डर आर डायग्नोस क्लिनिकली। इसमें एक प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग होती है और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। कभी कभी इन्वेस्टिगेशन करना होता है जब हमें कोई दूसरे डिसीज़ के साथ कन्फ्यूजन है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कर सकते हैं? इसमें ब्लड टेस्ट करना हो सकता है, एक्सरे निकालना होता है, मेन एक्सरे होता है, मांटूस टेस्ट क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में काफ़ी कॉमन है, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ये बच्चों में काफ़ी कम किया जाता है, पर्टिकुलरली छोटे बच्चों में काफ़ी कम किया जाता है। आप बड़े बच्चों में ये ज़्यादा करते हैं हम। ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, इट कुड बी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट और इट कुड बी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आपसे यहाँ हम डिस्कस करेंगे। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के 3 पिलर है। सबसे मेन पिलर है प्रिवेंशन ऑफ ट्रिगर। ये ऑलमोस्ट आपको 50% ऑफ प्रॉब्लम आपके सॉल्व कर सकता है। सम ड्रग्स फॉर प्रिवेंशन ये 30 to 40% प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो आप कम बीमार पड़ेंगे। ये 10 to 20% आपके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सो व्हाट इज ट्रिगर? ए ट्रिगर इज एनीथिंग विच के स्टिमुलेट द एलर्जिक प्रॉब्लम इन योर चाइल्ड। तो कोई भी चीज़ जिससे आपके बच्चों में एलर्जी बढ़ जाती है उसको हम ट्रिगर कह सकते हैं। ट्रिगर के बारे में 2 चीज़ आपको समझ के लेना है कि ट्रिगर बहुत सारे होते हैं, जैसे आगे हम डिस्कस करने वाले। एक इंसान में 1, 2 या 3 कारण से उसको एलर्जिक प्रॉब्लम या अस्थमा के प्रॉब्लम आते हैं। जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो हर चीज़ आपके बच्चे में नहीं होती। अगर आप स्मार्टली उस पर फोकस करते हैं आपके बच्चे पे, तो आपको ध्यान में आएगा कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही, तो आपको उतना ही प्रिवेंशन करना है, सभी पे प्रिवेंशन नहीं करना है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो घर में 2 मेंबर को एलर्जिक प्रॉब्लम या अस्थमा हो सकता है, जैसे माँ और बेटे को हो सकता है। तो माँ को अगर पोलन की वजह से एलर्जिक प्रॉब्लम है तो बेटे को ज़रूरी नहीं कि पोलन से ही हो, बेटे को सकता है डस्ट की एलर्जी हो। तो सबसे मेन ट्रिगर होता है सीजनल अस्थमा। बेसिकली आपको ध्यान में आऊँगा कि आपके बच्चे का अस्थमा प्रॉब्लम बारिश और ठंडी के दिनों में ज़्यादा होते हैं, इसे हम कहते हैं सीजनल अस्थमा। इसमें 4 कारण होते हैं, आगे चल के हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है फ्लू। फ्लू एक वायरस होता है जिसके साथ अस्थमा के सिम्टम्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। कभी कभी इट कैन कॉज निमोनिया, और कुछ छोटे बच्चों में इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। फ्लू बेसिकली जैसे कोरोना वायरस है, इट इज़ ऑल्सो लाइक ए फ्लू वायरस। दुनिया में बहुत सारे वायरस होते हैं और उसको हम फ्लू वायरस के एक कैटेगरी में रखते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ फ्लू इन्फेक्शन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैक्सीनेशन।
आप वैक्सीन दीजिए, जैसे आप कोरोना वैक्सीन की सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो फ्लू वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है और ये वैक्सीन अब बच्चे को हर साल देना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों को हरदम बताना चाहिए कि इस क्लास में या आप जिन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसको घर पे जाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं या क्लासरूम में उस बच्चे से दूर बैठना है आपको। इसके अलावा जब बच्चे को सर्दी खांसी है तो आपने अपने बच्चे का चेहरा कवर कीजिए ताकि वो दूसरों को भी इन्फेक्शन ना दे और आप दूसरों से इन्फेक्शन कैच ना करें। इसके अलावा जैसे आप कोरोना वायरस में आपने सबने देखा होगा घड़ी घड़ी हाथ धोना चाहिए गर्म पानी से, तो आपके बच्चों को भी आदत डालें कि घड़ी घड़ी हाथ धो, तो इससे आपका फ्लू इन्फेक्शन काफ़ी कम होगा। इसके अलावा नाक, मुंह और कान, ये चीज़ों को हाथ लगाने की आदत कम से कम डालिए बच्चों में ताकि ये इन्फेक्शन ना फैले। और जब बच्चा खुद बीमार है तो उसको प्लीज़ प्लीज़ स्कूल मत भेजिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद है और उसके साथ बैठने वाले बच्चों को भी फ़ायदेमंद है। और जैसे मैंने कहा फ्लू वैक्सीन सबसे इफेक्टिव है जिससे हम ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इट कैन बी गिवन आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज। साइड इफेक्ट्स आर मिनिमम। मैंने आज तक हज़ारों फ्लू वैक्सीन दिया हूँ, किसी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, ऑफकोर्स डॉक्यूमेंटेड साइड इफेक्ट है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बैड लग रहा तो वो साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। इसके अलावा और भी वैक्सीन है जिसको आपको इनडायरेक्टली अस्थमा में फ़ायदा करता है, जो हम आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा कारण है पोलन्स। पोलन्स बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ फाइन येलोइश पार्टिकल जिसको मराठी में परागकण कहते हैं। ये बेसिकली विंटर सीजन में दिखता है और ये बहुत छोटे छोटे जिसे आंखों से हम देख नहीं सकते, और ये ट्रैवल करता है हवा से, एनिमल से, बर्ड से, इंसेक्ट से। और पोलन्स का लेवल एनवायरनमेंट में अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में ज़्यादा देखा जाता है, और ठंडी के दिनों में और जब हवा जब ज़्यादा चल रही है तब पोलन का लेवल एनवायरनमेंट में काफ़ी बढ़ जाता है। तो प्रिवेंशन ऑफ पोलन कैसा करना चाहिए? जब भी आपको लग रहा है कि विंडी डे है, जब बहुत हवा चल रही है, तो आपने बाहर जाने से अवॉइड करना चाहिए। इफ़ पॉसिबल हो सके तो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग घर के बाहर मत जाइए अगर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है और आपको ध्यान में आ रहा है कि आपको पोलन की वजह से अस्थमा हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको जाना ही पड़ रहा है तो चेहरे को कवर कीजिए, या बाय क्लॉथ से कवर कर सकते हैं या फेस मास्क से आप कवर कर सकते हैं। और कपड़े, जिस बच्चे को प्रॉब्लम है उसके कपड़े ठंडी की हवा में कभी नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि हवा से पोलन उड़ के उसके कपड़े पे लग सकते हैं और उसको एलर्जिक प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। अगर बच्चा जाता है बाहर ठंडी हवा में तो घर में आने का उसको अच्छे से नहलाना चाहिए और शैम्पू से बाल धोना चाहिए। तीसरा कारण होता है ठंडी हवा। इसकी वजह से भी अस्थमा के प्रॉब्लम काफ़ी होते हैं। बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि ठंडी हवा से आपके फेरिंग्स, नोज़ और लंग्स के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाते हैं, इससे एलर्जिक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। इसके अलावा ठंडी हवा से आपके घर में इंडोर पोलन जैसे मोल्ड, आगे हम डिस्कस करने वाले डस्ट, पेट, ये सब ज़्यादा फ्लरिश होते हैं और इससे भी अस्थमा काफ़ी बढ़ता है। तो प्रिवेंशन ऑफ कोल्ड एलर्जी इन अस्थमा, ठंडी के दिन है तो गर्म कपड़े पहनना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अगर अस्थमा या आपके बच्चों को सर्दी खांसी की घड़ी घड़ी प्रॉब्लम है तो हरदम गर्म कपड़े नहीं पहनाना है। अगर मौसम गर्म है तो बच्चों को सादे कपड़े पहनाइए, मौसम बहुत गर्म है तो एकदम लाइट कपड़े पहनाइए, ठंडा है तो थोड़े से मोटे कपड़े पहना सकते, और बहुत ज़्यादा ठंडा है तो स्वेटर, टोपी, जैसा आप ये फोटो में देख सकते हैं इस तरह से आप पहना सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कोल्ड एयर से आपका म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होता है तो आपको बच्चों को ज़्यादा पानी पिलाना है। सडन चेंज इन टेम्परेचर कैन ऑल्सो कॉज अस्थमा इन रेनी एंड विंटर सीजन। जनरली आप देखते होंगे कि हमारे देश में सडनली बारिश के दिनों में या विंटर सीजन में गर्मी होती है, अचानक बारिश आती है, अचानक ठंड बढ़ जाती है। जब सडन चेंज इन टेम्परेचर होता है तो अस्थमा के प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ते हैं, और जब बिजली चमकती है तो डेफिनेटली अस्थमा के प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ते हैं। और ये प्रॉब्लम उन बच्चों में देखा जाता है ज़्यादा जो बच्चे मुँह से सांस लेते, नाक से नहीं लेते हैं। तो हमें क्या करना है? तो बच्चों को, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, कि एनवायरनमेंट के हिसाब से रखना है। गर्मी के दिनों में नॉर्मल रखना है, ठंडी के दिनों में गर्म रखना है। इसके अलावा अगर बच्चा मुंह से सांस लेता है तो उसके नोज़ ब्लॉक है, उस नोज़ ब्लॉक के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और उसका नोज़ ब्लॉक को अगर आप ओपन करते हैं तो वो मुँह की जगह नाक से सांस लेगा, और इससे भी अस्थमा के प्रॉब्लम काफ़ी कम होने वाले हैं। नेक्स्ट है डस्ट एलर्जी। अगेन डस्ट इज़ वेरी कॉमन ट्रिगर, इससे बहुत ज़्यादा एलर्जी के प्रॉब्लम होते हैं। इसमें बेसिकली डस्ट माइट्स होते हैं, जैसा अभी चित्र में देख सकते हैं, वो माइट्स से हमें एलर्जी होती है। और डस्ट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली जहाँ हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट है वहाँ पे डस्ट ज़्यादा देखी जाती है। और हमारे घर में डस्ट सोफ़ा में, मैट्रेसेस के नीचे, पिलो के नीचे, कर्टन्स के नीचे और बेडिंग के नीचे भी होते हैं, और रूफ पे तो काफ़ी हम डस्ट देख सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डस्ट एलर्जी, बेसिकली आपका घर हाईवे पे या मार्केट प्लेस में नहीं होना चाहिए जहाँ पे काफ़ी डस्ट है। आपके जो ब्लैंकेट्स है, बेडिंग्स है, पिलो कवर्स है,
ये सबको आपको वीकली गर्म पानी में धोना चाहिए, जो मुझे लगता है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अगर आप कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे एंटी एलर्जेंस आपको बेडशीट्स, पिलो कवर्स मिल रहे हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। घर में कारपेट और सोफ़ा सेट बिल्कुल मत वापरिए, और साथ में घर में जो आप कर्टन्स वापर रहे उसको कपड़े की जगह सिंथेटिक मटेरियल से बनाइए, ताकि आपके घर में डस्ट कम हो सके। इसके अलावा घर के डस्ट एलर्जी को क्लीन करने के लिए झाड़ू कभी नहीं मारना चाहिए, आपको डम मॉप वापरना चाहिए। जो गीला कपड़ा था उससे क्लीन करना चाहिए, ताकि डस्ट उड़ ना सके। और बेस्ट इज़ वैक्यूम क्लीनर। अगर वैक्यूम क्लीनर खरीद सकते हैं और वापर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बच्चे को जिस रूम में आप साफ़ सफाई कर रहे हैं उस रूम से आपको दूर रखना है आपके बच्चे को। और आपके घर में अगर एयर कंडीशनर है तो घर में ह्यूमिडिटी 50% के नीचे रखिए, घर को थोड़ा ठंडा रखिए, तो आपके घर में डस्ट कम से कम होने वाली है। इसके अलावा ग्रेन डस्ट, पर्टिकुलरली जहाँ खेत होते हैं वहाँ पे ग्रेन डस्ट काफ़ी देखा जाता है। जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं, जब आप उसको सुखाते हैं अनाज को, या प्रोसेस करते हैं, लोडिंग करते हैं ट्रक में या अनलोडिंग करते हैं, तो इस वजह से आपके घर या खेतों के आसपास डस्ट एलर्जी काफ़ी होती है। और घर में भी ग्रेन डस्ट एलर्जी देखी जाती है जब आप अनाज को चूनते हैं या ग्रीन करते हैं, जब आटा बनाते हैं। आजकल ये कोई नहीं कर रहा, लेकिन जिन घरों में करा जाता है वहाँ पे ये देखा जाता है। इसके अलावा कभी कभी जब आप आटे को गड़बड़ी में ऐसा जोर की डालते हैं तो आप तब भी हवा में काफ़ी डस्ट उड़ सकती है और इससे डस्ट एलर्जी हो सकती है। तो हमें करना क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका घर खेतों के आसपास नहीं होना चाहिए और बच्चों को खेतों में लेके नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ग्रेन डस्ट एलर्जी घर में है तो पैक आइटम वापरिए, या जब भी आप ग्रेन को साफ़ कर रहे आप टेरेस पे जाके साफ़ कीजिए या बालकनी में जाके साफ़ कीजिए, और इसके साथ बच्चे को उस एरिया से काफ़ी दूर रखिए। मोल्ड इज अनदर कॉज फॉर द एलर्जिक प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। तो मोल्ड मतलब क्या होता है? भूरसी, मराठी में हम उसको भूरसी बोलते हैं। हरा हरा होता है, जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे। ये जहाँ पे पानी ज़्यादा जमा होता है, जहाँ पे गंदगी जमा होती है, वहाँ पे मोल्ड तैयार होता है। बेसिकली बाथरूम में, किचन में, लॉन्ड्री एरिया में, बेसमेंट में, इनफैक्ट कहीं भी मोल्ड हो सकता है, लेकिन इस 4 एरिया में काफ़ी ज़्यादा मोल्ड देखा जाता है। अगर आपके घर के आसपास मोल्ड है, जैसे गार्डन में, डंप एरिया में, तो वहाँ जाना, आपके बच्चे को मत लेके जाइए। अगर जाना पड़ रहा है उस एरिया से तो आपको आपका बच्चे का चेहरा, और आपको अगर प्रॉब्लम तो आप भी अपना चेहरा कवर कीजिए। इसके अलावा बाथरूम में मोल्ड कम करने के लिए एग्जॉस्ट फैन वापरिए, इससे काफ़ी वेंटिलेशन इम्प्रूव हो जाता है और मोल्ड कम होता है। इसके अलावा हर 15 दिन में बाथरूम को अच्छे से धो के निकालना है। बहुत बार क्या होता है कि साबुन चिपक के दीवारों पे या टाइल्स पे लग जाती है, और उस वजह से क्या होता है, मोल्ड वहाँ तैयार होना शुरू हो जाता है। तो आपको घस के निकालना है वहाँ लगे वाले साबुन को। और इसके अलावा जहाँ भी लीकेजेस दिख रहे हैं आपके बाथरूम में, उसको आपको रिपेयर करना है। मोल्ड एलर्जी किचन में आगे एग्जॉस्ट फैन वापरना है, अच्छा वेंटिलेशन वापरना है। जहाँ पे आप कचरे का डब्बा होता है, जहाँ पे हम बचेला खाना या कोई भी चीज़ हम डालते, हम कचरा तो घर के बाहर फेंकते, लेकिन उस कचरे के डब्बे को क्लीन नहीं करते। तो उस कचरे के डब्बे को भी क्लीन करना है। रेफ्रिजरेटर को हर 15 दिन में एक बार या वीकली भी कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चा खाना है तो बहुत लेडीज़ को आदत होती है कि किचन में भर के रखते और उसको खाते नहीं। अगर आप नहीं खाते तो किसी गरीब को दे दीजिए, अगर देने लायक नहीं है तो फेंक दीजिए, लेकिन घर पे मत रखिए। अगेन, किचन में कहीं भी लीकेजेस है तो उसको रिपेयर करना आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा लॉन्ड्री एरिया में अगेन एग्जॉस्ट फैन या वहाँ पे वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। कपड़े सुखाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है टेरेस। अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट बालकनी में सुखाइए। और जहाँ भी आप कपड़े धो रहे वहाँ पे भी एयर सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और आपकी वॉशिंग मशीन को भी रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, ताकि वहाँ पर पानी जमा होकर मोल्ड ना तैयार हो। इसके अलावा मोल्ड एलर्जी बेडरूम में बहुत कम चांसेस होते हैं बेडरूम में मोल्ड होने के। अगर आपके बेडरूम में मोल्ड हो रहा है तो आपको कलरिंग करना है। साथ में आप देख सकते हैं ह्यूमिडिफायर है, जिससे आप ह्यूमिडिसिटी कम कर सकते हैं। एयर कंडीशनर लगा के आप आपका बेडरूम का ह्यूमिडिटी कम कर सकते हैं। और मोल्ड एलर्जी बेसमेंट में, अगर आप बंगलों में रहते हैं तो बेसमेंट में काफ़ी मोल्ड एलर्जी थी, और उससे भी बच्चों को अस्थमा के प्रॉब्लम्स काफ़ी आते हैं। तो वहाँ पे जहाँ भी लीकेजेस है आपके बेसमेंट में, वो सब लीकेजेस को रिपेयर करना है। इसके अलावा वो एरिया में पानी न जमा हो, आपको ध्यान देना है। उस एरिया में बेसमेंट में आपके पत्ते, झाड़ों के पत्ते या कोई गंदगी है, उसको क्लीन करना है रेगुलरली, ताकि आपके घर में बेसमेंट में मोल्ड ना हो और आपके बच्चों को अस्थमा का प्रॉब्लम ना आए। इसका मोल्ड एलर्जी के लिए
जहाँ भी छतों के ऊपर लीकेजेस होते हैं, छोटा छोटा पानी आ रहा होता है या दीवार में गिल्लापन है, उसको आपको रिपेयर करना है। अगर आपको घर में यूज़ करना पड़ा रबर, तो उसके जगह प्लास्टिक यूज़ कीजिए। हो सका तो दोनों को मत यूज़ कीजिए, कि दोनों भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है। और आपके घर के आसपास के गटर को क्लीन करने की जवाबदारी आपको लेनी है, ताकि गटर का पानी कंटिन्यू फ्लो हो सके। अगर गटर का पानी फ्लो नहीं हो रहा तो पूरे एरिया में मोल्ड होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। इसके अलावा हर देश में हर चीज़ को जमा करने की आदत है। अगर आपके घर में एलर्जिक प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो ओल्ड बुक, न्यूज़पेपर, पुराने कपड़े, बेडिंग किसी को दे दीजिए, उसके काम भी आने वाली है। नहीं दे सकते और बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसको फेंक दीजिए। इसके अलावा पेट एलर्जी भी काफ़ी कॉमन होती है। बहुत लोगों को एनिमल्स पालने का शौक़ होता है और वो पेट एनिमल से बहुत प्यार करते हैं। किसी इंसान को कुत्ते की एलर्जी हो सकती है, किसी को कैट की हो सकती है, किसी को दोनों की भी हो सकती है। एंड इट कैन डेवलप एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। बहुत लोग हमसे कंप्लेन करते हैं अस्थमा की, कि सर हमारे घर में काफ़ी दिनों से धूल है, काफ़ी दिनों से मोल्ड है, काफ़ी दिनों से एनिमल है, पहले प्रॉब्लम नहीं थे अब हो। यस, इट कैन डेवलप एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, ये आपको ध्यान देना है। पेट एलर्जी होती कैसा है? एनिमल के जो सलाइवा होता है, उसकी जो बाथरूम, स्किन, जो हेयर्स होते हैं जो गिरते, उससे होती है। या तो इनहेलेशन से होगी या उसके कॉन्टेक्ट से होने से आपके बच्चे को या आपको एलर्जी या अस्थमा के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपको पेट एलर्जी है तो मेरे लिए एक ही ट्रीटमेंट है, अवॉइड पेट। आप घर में जानवर को मत रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन है और रखना ही चाहते हैं तो उसको वैक्यूम क्लीन कीजिए, उसके हेयर रिमूवल अच्छे से कीजिए, शैम्पू से उसको नहलाइए, स्प्रे यूज़ कीजिए उसके जो डैंड्रफ वगैरह होते हैं उसको क्लीन करने के लिए। और जहाँ तक हो सके उसको बेडरूम में मत आने दीजिए। एलर्जी ड्यू टू कॉकरोचेस। कॉकरोचेस हर घर में देखे जाते हैं, दुनिया में देखे जाते हैं। जहाँ पे हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट है वहाँ पे कॉकरोचेस होते हैं। अगेन, कॉकरोच के बॉडी पार्ट, उसके यूरिन, उसके स्किन, उसके हेयर से आपको एलर्जी हो सकती है। इवन डेड कॉकरोच कैन कॉज एलर्जी प्रॉब्लम इन योर चिल्ड्रन। तो कॉकरोच से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी खाना आप स्टोर करें उसको एयर टाइट रखना चाहिए, ताकि कॉकरोच वहाँ जाके खाना यूज़ ना करे। कॉकरोच वहाँ देखे जाते हैं हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अलावा, जहाँ पे खाना उसको इजीली अवेलेबल होता है। और हर डर्टी डिशेस को इमीडिएटली क्लीन कीजिए, क्योंकि उस पर खाना लगा होता है और कॉकरोच के लिए खाना बन जाता है। इसके अलावा जहाँ भी लीकेज जैसे आपको बेसमेंट में दिख रहा है कि जहाँ से कॉकरोच आ रहे हैं, उसको आप लीक को कवर कीजिए या कॉकरोच ट्रैप लगाइए। और कॉकरोच मारने के लिए सबसे अच्छा है कॉकरोच के स्प्रे वापरिए, ताकि आपके घर में कॉकरोच ना हो। कॉकरोच से सिर्फ एलर्जिक प्रॉब्लम नहीं होती, कॉकरोच से हर प्रकार के प्रॉब्लम जैसे टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटाइटिस, कोलेरा, इस प्रकार की भी बीमारियां काफ़ी होते हैं। एलर्जी ड्यू टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन पिछले 25 साल में काफ़ी बढ़ रहा है और इस वजह से भी अस्थमा और एलर्जी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहे हैं। एनी पार्ट ऑफ द एयर विच इज़ नॉट ए नेचुरल पार्ट, इट इज़ अ एलर्जिक टू बॉडी। इट कुड बी आउटडोर एयर पोल्यूशन भी हो सकता है, और आजकल इंडोर एयर पोल्यूशन भी काफ़ी देखने में मिल रहा है। आउटडोर एयर पोल्यूशन बेसिकली ओजोन लेयर से होता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। कभी कभी स्मोक, फैक्ट्री स्मोक से होता है, डस्ट से होता है, और जो खेतों के आसपास जो हेज होता है उससे भी काफ़ी एयर पोल्यूशन हो सकता है। इंडोर एयर पोल्यूशन में बहुत सारे क्लीनर्स होते हैं, हाउस होल्ड क्लीनर्स, उससे भी इंडोर एयर पोल्यूशन होता है। रूम फ्रेशनर से भी एयर पोल्यूशन हो सकता है। जिन घरों में गैस के जगह अगर आप चूल्हा वापरते या लकड़ी वापरते खाना पकाने के लिए, वहाँ पे भी एयर पोल्यूशन होता है। आपको स्मोकिंग से भी हो सकता है, कैंडल से भी हो सकता है, अगरबत्ती से भी एयर पोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा इंडोर एयर पोल्यूशन के लिए आप अगर नया फर्नीचर बना रहे या घर में नया पेंट कर रहे, उससे भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे काफ़ी एयर पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन हो सकता है। कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, हेयर स्प्रे, अगेन ऑल दिस कैन कॉज एयर पोल्यूशन। और जैसे मैंने कहा कॉकरोच मारना चाहिए, मॉस्किटो मारना चाहिए, उसके जो स्प्रे होते हैं उससे भी इंडोर एयर पोल्यूशन हो सकता है। तो हमें करना क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे एयर पोल्यूशन को, तो 100 साल बाद दुनिया शायद नहीं रहेंगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर, जब मैं छोटा था तो 34-35 डिग्री टेम्परेचर होता था। आज 45 ईयर्स के एज में हम 45-46 डिग्री टेम्परेचर देख रहे हैं। तो हर इंसान की जवाबदारी है, जस्ट बिकॉज आपको अस्थमा या अस्थमा का प्रॉब्लम है इसलिए नहीं, हर इंसान की जवाबदारी है कि आपको एयर पोल्यूशन कम करना है। इसके लिए आपको प्लांट मोर ट्रीज, सबसे पहले अगर आपको अस्थमा है तो आप मार्केट प्लेस या हाईवे पे आप अपना घर मत बनाइए। घर के बाहर जाते वक्त आपको चेहरा कवर करना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाना है। अगर आप ट्रीज़ नहीं लगा सकते, अगर आप सिटी में हैं, आप बंगलों में नहीं है, तो उसकी जगह आप इतना तो कर सकते हैं, पेट्रोल कम से कम वापरिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए, और प्लास्टिक को मत वापरिए। अगर हम इतने छोटे छोटे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे सोसाइटी के लिए, तो आने वाली पीढ़ी के लिए दुनिया और 200 साल या 500 साल बढ़ सकती है। इसके अलावा इंडोर एयर पोल्यूशन के लिए घर में स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, घर में चूल्हे की जगह गैस का वापर करना चाहिए। कोई भी प्रकार के
रूम फ्रेशनर, अगरबत्ती, कैंडल्स नहीं वापरना चाहिए। अगर आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपको घर के बाहर जाके रहना चाहिए। कॉस्मेटिक, परफ्यूम, स्प्रेज ये नहीं वापरना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका घर का वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अब नेक्स्ट ट्रिगर है फूड एलर्जी। एक्चुअली इंडिया में सबसे ज़्यादा फूड एलर्जी को ही हम दोष देते हैं। फूड एलर्जी होती है लेकिन जितना हम सोचते हैं उतना नहीं होती है। कुछ फूड से बच्चों को एलर्जी हो सकती है और सबसे ज़्यादा फूड में जो प्रिजर्वेटिव्स वापरते हैं उससे ज़्यादा एलर्जी होती है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं कौन से फूड से एलर्जी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग, गाय का दूध, पीनट्स, सोयाबीन, फिश। नॉर्थ इंडियन में गेहूँ से भी काफ़ी देखा जाता है। ट्री के नट्स और सेलफिश, ये चीज़ों से कुछ बच्चों में एलर्जी देखी जाती है। और प्रिजर्वेटिव से ज़्यादा एलर्जी होती है जो आजकल हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, जैसे चॉकलेट्स, पैक फूड जैसे कुरकुरे, चिप्स, पिकल्स जैसा अचार, कोल्ड ड्रिंक्स, चाइनीज़ फूड। इसमें प्रिजर्वेटिव्स का काफ़ी ज़्यादा वापर होता है और इससे फूड एलर्जी काफ़ी देखी जाती है। इसके अलावा हमारे देश में फूड एलर्जी से बचने के लिए करना क्या है? सबसे सिंपल है कि आपको जिस चीज़ से एलर्जी है उसको आप मत खाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ओल्ड ट्रेडिशनल फूड खाना है। जैसे आपके दादा, फिर से कह रहा हूँ, आपके दादा जो खाते थे आप वही खाइए। आपके समाज के हिसाब से, आपके घर के ट्रेडिशन के हिसाब से आपको वही खाना खाना चाहिए जो पिछले 40 या 50 साल पहले आपके घर में खाया जाता था। और कम से कम प्रिजर्वेटिव्स, पैक आइटम्स का आपको वापर करना है। फूड एलर्जी के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सीज है हमारे देश में। पर्टिकुलरली खट्टे फलों से ज़्यादा फूड एलर्जी होती है क्या, खट्टे भाजी से फूड एलर्जी होती है क्या? इसके लिए मैं एक ही कहना चाहूँगा कि साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को इस चीज़ों से एलर्जी होती है तो आप उसको मत खिलाइए। अगर आप खिलाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। जैसे उसको आप खट्टे फल जो खिला रहे रॉ खिलाइए, मतलब उसको पकाना नहीं, पर्टिकुलर टमाटर की सब्ज़ी नहीं बनाना है। इसके अलावा उसको जूसेस या सूप नहीं बनाना है। अगर आप कभी कभी सूप या जूस देना ही चाह रहे तो उसमें नमक और शक्कर का आप वापर आपको नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसको ठंडा नहीं करना है, फ्रिज में आपको नहीं रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ के बारे में हमारे देश में काफ़ी कंट्रोवर्सी, बनाना, केले से फूड एलर्जी होती है क्या? फिर से कहूँगा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को फूड एलर्जी उससे होती है तो उसको मत खिलाइए। हाँ, लेकिन बनाना से एक फ़ायदा होता है, विटामिन B6 होता है और उससे एलर्जी डेफिनेटली कम होती है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि आजकल के बनानों में केमिकल डाल के पकाया जा रहा है, उससे हाँ फूड एलर्जी हो सकती है। एक्सरसाइज से अस्थमा या दमा आ सकता है क्या? डेफिनेटली कोई भी चीज़ जिससे आप ज़्यादा एक्सर्शन करेंगे तो उससे दमा आ सकता है। जो खेल जिसमें ज़्यादा आपको एक्सर्शन नहीं लगता है तो आपको वो बच्चों को खिलाना चाहिए, जैसे टेबल टेनिस है, कैरम है, चेस है। इसके अलावा अगर बच्चा को अस्थमा का प्रॉब्लम है तो ठंडी के दिनों में उसको बाहर खेलने नहीं देने चाहिए। तो हमें प्रिवेंशन क्या करना है? सबसे पहले, जब भी अगर आपको एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा है, आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया और अगर बच्चा ज़्यादा एक्सरसाइज के लिए खेलने जा रहा है तो प्री इंड्यूस अस्थमा इनहेलर्स होते हैं जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया होगा, उसको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए जाने के पहले। बच्चे को वो कहना चाहिए कि खेलने के पहले थोड़े बॉडी को वार्म अप एक्सरसाइज कीजिए। अगर बाहर ठंडी है तो बाहर जाके खेलना नहीं चाहिए। और जब भी आपको सिम्टम्स आ रहे, जैसे थोड़ा खांसी आ रही या दम लग रहा, तो आपको इमीडिएटली रुकना चाहिए और खेल खत्म होने के बाद कूल डाउन एक्सरसाइज भी करना चाहिए। इसके अलावा अस्थमा अगर आते हैं तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको उसी वक्त खेलना बंद करना है और रिस्क्यू इनहेलर आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया होगा, आप उसको इमीडिएटली ले लीजिए और डॉक्टर के पास जाके कांटेक्ट कीजिए। स्विमिंग से अस्थमा हो सकता है क्या? डेफिनेटली नहीं। अगर आप उसको गर्मी में स्विमिंग यूज़ करते हैं तो अस्थमा का प्रॉब्लम स्विमिंग से नहीं होता है। इमोशंस, भावना से अस्थमा होता है क्या? यस, इट कैन कॉज अस्थमा। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, अगर आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है, जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, तो इससे अस्थमा के अटैक्स काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि अलग अलग प्रकार के ट्रिगर्स है कि क्या क्या ट्रिगर्स है और उससे बचना क्या है। फिर से मैं यहाँ एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगा जो ट्रिगर बोलते हुए मैंने शुरुआत में कहा था कि हर इंसान अलग होता है। अगर एक इंसान को एक चीज़ की ट्रिगर, तो इसका ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की ट्रिगर उससे हो। और घर में 2 लोगों को अस्थमा या एलर्जी का प्रॉब्लम है तो दोनों इंसान को अलग अलग ट्रिगर्स हो सकते हैं। वो हो सकता है माँ बाप हो, आपके बच्चे के माँ बाप को भी प्रॉब्लम है तो भी अलग अलग ट्रिगर्स हो सकते हैं। तो अब दूसरी चीज़ है, अभी ट्रिगर से हमने बचा है, अब दूसरी चीज़ हमको इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 5 चीज़ें करना है। सबसे पहले क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वैक्सीनेशन, सप्लीमेंट्स एंड योगा। तो क्या नहीं खाना चाहिए? हम इंडियंस काफ़ी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं खाना चाहिए। जैसे गेहूँ और चावल हम बहुत खाते हैं,
खाइए, लेकिन उसका प्रमाण थोड़ा कम कीजिए, इसकी जगह प्रोटीन्स का प्रमाण बढ़ाइए। और जैसे मैंने कहा कि जंक फूड से अस्थमा हो सकता है, जंक फूड से आपकी इम्यूनिटी भी कम होती है, पैक फूड से अस्थमा के प्रॉब्लम आ सकते हैं, पैक फूड से आपकी इम्यूनिटी भी कम होती है, और फ्राइड फूड से भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है। और कुछ चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो एक ज़िंदगी में बच्चों को रखना कैसा है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहले 6 महीने तक उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कीजिए। ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है, जो बच्चे पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीते हैं वो बच्चों को अस्थमा के प्रॉब्लम काफ़ी कम देके जाते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद बच्चों को एप्रोप्रिएट वीनिंग चालू करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग और वीनिंग, इसके दोनों भी वीडियो मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जाके देखिए कि साइंटिफिकली ब्रेस्ट फीडिंग कैसा करना चाहिए और वीनिंग कैसा करना चाहिए। आप देख के उसको फॉलो कीजिए। अवॉइड जंक फूड, जैसे मैंने पहले भी कहा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का वापर कीजिए। और 3 से 4 टाइम अगर आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा खाता है तो उसकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी डेवलप होती है। कुछ खाने से, जैसे बादाम, शहद, अदरक, नींबू, तुलसी, हल्दी और आंवला, ये चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है और आपने इसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें आप घर पे बना के भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अदरक का थोड़ा जूस, 1 चमचा अदरक का जूस, 1 चमचा पोमेग्रेनेट मतलब अनार का जूस और 1 चमचा शहद लेके मिक्स कीजिए और वो बच्चे को पिलाइए, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं और अगर कपूर बत्ती को जला के मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा गर्म कीजिए और उसको छाती पे मलिए, इससे भी अस्थमा में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, अंजीर या बादाम रात को भिगा के रखिए और सवेरे खाइए। उसके अलावा 5-6 क्लोव्स मतलब लौंग, आप उसको पानी में लेके गर्म कीजिए और पानी ठंडा होने के बाद उसको बच्चे को पिलाइए। ज़्यादा से ज़्यादा सीजनल फ्रूट खाइए। हाँ, कॉफ़ी का भी थोड़ा बहुत अस्थमा में फ़ायदा देखा गया, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शहद से फ़ायदा होता है क्या? डेफिनेटली शहद से बहुत फ़ायदा होता है, अस्थमा में हो सकता है, क्योंकि शहद एक कफ सप्रेसेंट भी है। इसके अलावा शहद से आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। और क्या करना चाहिए, इसके अलावा हम वैक्सीन, तीसरी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन करना चाहिए। दुनिया में जितने भी वैक्सीन से आपको लेना ही चाहिए, और हर वैक्सीन, आप जितना वैक्सीन में आप पैसा डालते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उतना ही पैसा आप बीमारी में बचा लेते हैं। ऐसा हमारे देश में सोच है लोगों की कि गवर्नमेंट वैक्सीन ही ज़रूरी है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि नहीं, ऐसा आपकी सोच गलत है। क्यों? क्योंकि आज से 4 साल पहले पेंटावैक इंजेक्शन सिर्फ प्राइवेट में मिलता था, अब गवर्नमेंट ने देना शुरू करी। 4 साल पहले पोलियो इंजेक्शन सिर्फ प्राइवेट में मिलता था, अब गवर्नमेंट ने देना शुरू करी। रूबेला इंजेक्शन सिर्फ प्राइवेट में मिलता था, पिछले 3 या 2.5 साल से गवर्नमेंट देना शुरू करी। रोटा वायरस, संडास उल्टी की जो बीमारी की दवा है, वो गवर्नमेंट में 6 महीने पहले तक नहीं मिलता था, अब मिलना शुरू हो गया। और न्यूमोकोकल वैक्सीन मेरे हिसाब से अगले 6 महीने में या 1 साल में गवर्नमेंट में लॉन्च होने वाला है, जो अभी तक नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये वैक्सीन पहले ज़रूरी नहीं थे क्या? ये सभी वैक्सीन पिछले 20 साल से मार्केट में है, लेकिन गवर्नमेंट ने अब लॉन्च किया है। जैसे जैसे गवर्नमेंट का फंड्स रेडी होते हैं, गवर्नमेंट हर प्रकार की वैक्सीन अपने पब्लिक को देना चाहती। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट के वैक्सीन गवर्नमेंट में लीजिए और प्राइवेट के वैक्सीन प्राइवेट में लीजिए। इससे आप पैसों का भी बैलेंस कर पाएंगे और आपके बच्चे को इम्यूनिटी में काफ़ी फ़ायदा होगा। कुछ वैक्सीन डेफिनेटली डायरेक्टली आपके अस्थमा में का फ़ायदा करती है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैंने फ्लू वैक्सीन, फ्लू मतलब जो दुनिया में जितने भी वायरस बनते हैं उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनती है और हर साल उसको लेना चाहिए। अब कोरोना भी एक फ्लू है, हो सकता कि अगले 2 या 3 साल बाद कोरोना वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी और फ्लू में मिक्स होकर आ सकती है। इसके अलावा निमोकोकल, डीपीटी, एमएमआर, ये सब, और मेंदूज्वर, हिप जिसको हम कहते हैं, ये वैक्सीन से बच्चों को अस्थमा में फ़ायदा हो सकता है। और क्या क्या सप्लीमेंट देना चाहिए जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है? विटामिन ए, विटामिन डी, जिंक, अगर आपके बच्चे का खून कम है तो आयरन देना चाहिए। डीवॉर्मिंग करना चाहिए, मतलब जो केंचुए की दवा होती है हर 6 महीने में आपको आपके बच्चे को देना चाहिए। और च्यवनप्राश, इसका भी सेवन से आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ सकती है। बच्चों को एक्सरसाइज का बहुत फ़ायदा होता है। बच्चा अगर ग्राउंड पे खेलता है तो उससे बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी डेवलप होती है। इसके अलावा खेलने के क्या क्या फ़ायदे हैं और खेलने से बच्चे को पढ़ाई में कितना फ़ायदा होता है, इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशीष अग्रवाल, इस पर आप जाके देख सकते हैं। कुछ योगासन से भी अस्थमा में फ़ायदा हो सकता है, जैसे डीप ब्रीथ होल्ड, मतलब सांस को लेकर रोक देना है, जितना आप रोक सकते हैं उसको रोकिए, इससे आपके अस्थमा में डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है। कपालभाति, मतलब आपको सीधा बैठना है और पेट को जोर के अंदर ढकलना है ऐसे, ये आपको सभी को पता है। फिर अनुलोम विलोम, जैसे आपको एक नाक से सांस लेना है, दूसरे नाक से छोड़ना है। इस प्रकार के योगा से आपको बच्चों में अस्थमा में फ़ायदा देखा जा सकता है।
अब आप आगे मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें 2 प्रकार की ट्रीटमेंट होते हैं। एक्यूट प्रॉब्लम, जब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तब जो आपको डॉक्टर के पास जाके ही लेना है, फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। और प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंशन के बारे में हमने आपको ट्रिगर्स के बारे में बताया है, ट्रिगर्स के अलग अलग कारण बताए हैं और उससे बचना कैसा ये भी बताया, आपको उस पर फॉलो करना है। उसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाना है आपको घड़ी घड़ी बीमार नहीं पड़ने के लिए। और तीसरा कुछ स्पेशल मेडिसिन होते हैं जो आप बच्चों को दे सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा घड़ी घड़ी बीमार अस्थमा से परेशान ना हो। तो ड्रग्स ऑफ प्रिवेंशन 3 प्रकार के होते हैं, ओरल मेडिसिन, नेबुलाइजेशन और इनहेलेशन। हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओरल मेडिसिन के बारे में बोलने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन क्यों लेना है, क्योंकि जब हम घड़ी घड़ी बीमार पड़ता है तो आपको डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेना होता है और उसके इफेक्ट आपके बॉडी पे दिखना शुरू होते हैं। जब बच्चा बीमार होता है तो उसका डेली रूटीन, स्कूल, खेलना, पढ़ाई सब डिस्टर्ब होती है। और जब बच्चा डिस्टर्ब होता है तो घर में स्ट्रेस बढ़ता है, तो फैमिली स्ट्रेस भी बढ़ता है। इसके अलावा आपकी जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होती है, जो डेली घड़ी घड़ी आपका बच्चा जब बीमार पड़ता है आप डॉक्टर के जाके उनकी फ़ीस देना, मेडिसिन खरीदना, वो ट्रीटमेंट कॉस्ट इनहेलेशन थेरेपी से काफ़ी ज़्यादा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनहेलेशन थेरेपी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलेंगे जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा। तो ओरल मेडिसिन के बारे में बताना चाहूँगा। कुछ मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, पर एज ए पीडियाट्रिशियन मैं जनरली ओरल मेडिसिन प्रेफर नहीं करता हूँ। उसका कारण मैं आगे आपको बताऊँगा। हाँ, ओरल मेडिसिन का कुछ प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जैसे रिजल्ट आपको 1 से 3 घंटे बाद मिलते हैं। जब आप 1 ग्राम ओरल मेडिसिन खाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, तो 10 ग्राम आपके लंग्स में जाते हैं जहाँ पे अस्थमा का प्रॉब्लम होता है। और 90 ग्राम, मतलब 100 ग्राम खाते हैं तो 90 ग्राम आपका ड्रग अलग अलग बॉडी पार्ट में जाता है और जिसके अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट थेरेपी, इनहेलेशन थेरेपी बेटर होती है। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट थोड़े से कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं, इनहेलेशन के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। इट इज़ लिटिल बिट लेस इफेक्टिव काफ़ी है लेकिन लिटिल बिट लेस इफेक्टिव, और डेफिनेटली ये ज़्यादा कॉस्टली होती है। इसके अलावा मैक्सिमम डॉक्टर मेरे जैसे ओरल मेडिसिन से ज़्यादा इनहेलेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, ओरल मेडिसिन जब एक्यूट प्रॉब्लम है आपको देना होता है और आपके डॉक्टर देते होंगे, और मैं भी एज ए पीडियाट्रिशियन मेरे सभी पेशेंट को देता हूँ। तो दूसरा ट्रीटमेंट होता है नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन की सबसे अच्छी बात है कि उसका एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है एक्यूट प्रॉब्लम में नेबुलाइजेशन काफ़ी इफेक्टिव होता है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में नेबुलाइजेशन मैं नहीं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसके ड्रग्स फ्यूअर ड्रग्स होते हैं, उसके डोज कैलकुलेशन बराबर नहीं होते और वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। एज ए पेशेंट को जब हम लिख के देंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ते। इनहेलेशन आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो हाउ टू यूज़ नेबुलाइज़र। सबसे पहले अगर आप एक्यूट प्रॉब्लम के लिए नेबुलाइजेशन यूज़ करते हैं या आप क्रोनिक प्रॉब्लम, रिपीटेड प्रॉब्लम, प्रिवेंटिव मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने का तरीका मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले आप अपना हाथ धोइए, उसका जो एक ट्यूब होती है जो आप देख रहे होंगे वाइट कलर की छोटी ट्यूब, वो ट्यूब मशीन को अटैच कीजिए। एक कप होता है जो आप सामने देख रहे होंगे, कप में आपको मेडिसिन डालना है, जितना भी डॉक्टर ने बताया एक्यूरेट मेडिसिन डालना है, सलाइन मिक्स करना है, और उसके बाद डायरेक्ट आप नाक के सामने या मुँह के सामने ले सकते हैं, या मास्क लगा रहे तो आप मास्क बच्चे के मुंह पे लगा के दे सकते हैं। और मेडिसिन चालू करने के लिए आपको मशीन चालू करना है, और कब तक चालू रखना है, जब तक उसमें का जो कप में का जो मेडिसिन है वो ख़त्म नहीं होता है तब तक वापरना है। 3 से 5 मिनट मेरे हिसाब से सफिशिएंट होता है। इनहेलेशन, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। इनहेलर्स के 3 प्रकार होते हैं। जनरली 3 साल के नीचे के बच्चों के लिए इनहेलर्स के साथ आपको हाफ किट भी लेना होता है और साथ में मास्क भी लेना होता है। 3 साल के ऊपर बच्चे, कभी कभी 3 साल से 4 साल तक भी हम मास्क वापरते हैं अगर बच्चा कोऑपरेटिव नहीं है। अगर बच्चा कोऑपरेटिव है 3 साल के बाद तो सिर्फ इनहेलर और विथ आपको हफ पफ किट लेना है, और 6 साल के ऊपर बच्चों को रोटाइलर ले सकते हैं अगर बच्चा कैपेबल है तो। मैं एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बेनिफिट ऑफ इनहेलर ट्रीटमेंट। इसका डायरेक्ट मेडिसिन लंग्स में जाता है, इसका रिस्पॉन्स इमीडिएट मिलता है और इसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर होते। मैंने हज़ारों पेशेंट पे इनहेलेशन वापरा हूँ, हार्डली एनी साइड इफेक्ट देखा हूँ। इट इज़ वेरी इफेक्टिव अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से लेते हैं और कॉम्प्लायंस मतलब आप रेगुलर लेते हैं, और इसकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इनहेलर विथ स्पेसर एंड मास्क इन अस्थमा ट्रीटमेंट। आपको क्या करना है, आपको एक स्पेसर वापरना है। जैसे एक स्पेसर आप देख सकते हैं, स्पेसर के साथ आपको मास्क मिल रहा है, जैसे मास्क देख सकते हैं, और इसके साथ आपको मेडिसिन लेना है। तो मेडिसिन लेने के पहले आपको क्या करना है, इसका जो कैप है आपको कैप निकालना है और इसको शेक करना है, और ये जो आपका मास्क है यहाँ पे इसको आपको इस तरह से आपको लगाना है। उसके बाद आप फोटो में भी देख सकते हैं और मैं भी डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। आपको आपके चीन पे ये लगाना है, क्योंकि ये बच्चे का है तो मेरे मुंह पे नहीं आ रहा, और इसको ऐसा नाक तक कवर करना है और
बच्चों को सांस लेने, अगर छोटा बच्चा है तो सांस लेते रहेगा, आप बेफिक्र रहिए। अगर बच्चा कोऑपरेट कर सकता है उसको बोले जोर जोर की सांस लीजिए और ऐसा मेडिसिन को दबाना है। मेडिसिन को जब दबाएंगे तो मेडिसिन एक बॉक्स में हो जाती है, और जब बच्चा सांस खींचता है अंदर तो यहाँ पे एक वॉल होता है, जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर वॉल होता है, और वॉल खुल जाता है और मेडिसिन अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से बच्चों को 6 से 10 बार ब्रीथ करने का आपको देखना है। छोटा बच्चा है तो 6 से 10 बार सांस ले रहा है, या बड़ा बच्चा है तो उसको काउंट करने लगाना है कि 6 से 10 बार वो काउंट करे। तो इसके अलावा आप डायरेक्ट इनहेलर भी ले सकते हैं अबो 3 ईयर्स। इसमें क्या करना है, आपको मास्क लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्ट मुंह पे लगाना है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मास्क डायरेक्ट आपको मुंह पे लगाना है, और वापस से जैसे आगे की मैंने स्टेप बताया था, शेक करना सब करके, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लेते वक्त आपका जो लिप्स है दांत में पकड़ना है, और आपको पूरा माउथ को सील करना है, और बाकी का प्रोसीजर सेम है, लेना है। और बच्चा क्योंकि बड़े होते हैं तो आप काउंट कर सकते हैं, 6 से 10 बार सांस जोर जोर की ले रहा है, इससे उसकी मेडिसिन जो भी आपके अंदर दिए वो मेडिसिन अंदर चले जाएगी। रोटाइलर्स भी वापर सकते हैं। रोटाइलर्स बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैं एक रोटाइलर का मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा एक रोटाइलर होता है, इसमें आप देख सकते हैं एक सुराख है, इसके अंदर आप दवा डाल सकते हैं, ऐसी दवा होती है, उसमें अलग चित्र दिख रहा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने एक रोटाइलर की मेडिसिन ली, इसमें डाल दिया और इसको बंद कर दिया। जब आप बंद कर दिए तो उसको दबा दे देंगे तो इससे क्या होता है, अंदर वो कैप्सूल में सुराख हो जाता है, और मुंह में लेना है। बच्चों को बोलना है, 6 साल के ऊपर के बच्चों को मुंह में लो, और जोर जोर की सांस अंदर खींचना है। बच्चों को बोलना है आपको सांस अंदर खींचना है। इससे क्या होता है कि कैप्सूल अंदर गोल गोल घूमता है और पूरा पाउडर आपके लंग्स में चले जाता है। जब आप सांस खींचेंगे तभी आपकी मेडिसिन अंदर आएंगी, नहीं तो डायरेक्ट जब आप सांस छोड़ रहा है बच्चा तब वो मेडिसिन अंदर नहीं आएंगे, और उसके बाद वो कैप्सूल को उठा के आपको फेंक देना है। मैं फिर से वापस से वही बताऊंगा कि इनहेलर्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि उसके डायरेक्ट इफेक्ट आते हैं, इमीडिएट रिस्पांस होते हैं, लेस साइड इफेक्ट है, मोर इफेक्टिव है और चीप है। तो इसलिए आपको इनहेलर थेरेपी अगर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, हाँ अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो ही आपको इनहेलर थेरेपी लेना चाहिए। कोई भी शंका इसके बारे में आपको नहीं रखना है। कब तक इनहेलर थेरेपी लेना है, जब तक आपका अस्थमा कंट्रोल नहीं होता। हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 1 साल तक भी आपको लेना पड़े। डॉक्टर आपकी क्लिनिकल कंडीशन को देख के ही वो इनहेलर थेरेपी बंद करेगा। जैसे आपका रिस्पांस अच्छा होगा, आपके बच्चे का ट्रीटमेंट से फ़ायदा होगा, डॉक्टर अपना भी इनहेलर थेरेपी बंद करेगा। इसके अलावा आप पूछेंगे कि कभी कभी मेरे बच्चों को इनहेलर थेरेपी लेते हुए सर्दी खांसी होती है तो क्या करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बुखार है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा खांस रहा है, छाती में से सुई सुई आवाज़ आ रही है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सिर्फ खांसी है तो डॉक्टर ने आपको 2 प्रकार के इनहेलर देते हैं, एक गुलाबी रंग का और एक ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का इनहेलर आप वापर सकते हैं, और 2 से 3 दिन में अगर आपको रिस्पांस नहीं मिलता है तो आपको डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं, सर हम तो इनहेलर ले रहे हैं फिर भी हमारे बच्चों को रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें सबसे प्रमुख कारण होता है कि जैसे मैंने कहा कि इसके 3 पिलर है, एक ट्रिगर्स, दूसरी इम्यूनिटी और तीसरा इनहेलर। अगर आप ट्रिगर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बाकी की 2 पिलर भी स्ट्रांगली काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको रिस्पांस ना मिले। इम्यूनिटी अगर आपकी वीक है तो ये 2 पिलर काम करे तो रिस्पांस नहीं मिलेगा। इसलिए तीनों पिलर को आपको इक्वली कॉन्सेंट्रेट करना है। इसके अलावा कॉम्प्लायंस अच्छा रखना है। कभी कभी क्या होता है कि 20-25 दिन हो जाता है, इनहेलर्स लेता है हमारा बच्चा, हम देते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे को कोई सर्दी या खांसी नहीं होती, तो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन दे रहे हैं, इसको रुका देते हैं, इसलिए कॉम्प्लायंस हमारा कम हो जाता है। इसलिए कॉम्प्लायंस अगर आपके डॉक्टर ने कहा 3 महीने बाद आके मिलो या महीने भर आके मिलो, तो तब तक आपको मेडिसिन बंद नहीं करना है जब तक आपका डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करता। इसके लिए प्रॉपर टेक्निक सीखना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। लगा तो आप अपने डॉक्टर से वापस से कंसल्ट कीजिए। कभी कभी सब करने के बाद, तीनों भी पिलर्स के ध्यान देने के बाद भी सर्दी खांसी के अटैक्स आते रहते हैं, तो कोमॉर्बिड कंडीशन के लिए आपके डॉक्टर से आप बात कीजिए, जैसे टॉन्सिल है। कभी कभी वोमिटिंग से भी अस्थमा के अटैक बढ़ सकते हैं, और कभी कभी मेडिसिन नहीं काम करते तो हो सकता है आपका डॉक्टर आपकी मेडिसिन और हायर डोज का आपको प्रिस्क्राइब करे। कभी कभी पेशेंट क्यों मेडिसिन लेता है, जैसे मैंने कहा कि महीना भर हो गया सर्दी खांसी नहीं तो बोर हो जाते हैं, इसलिए मेडिसिन अपना भी बंद कर देते। कभी कभी पेशेंट्स को लगता है बच्चा ठीक होगा, अब क्यों जरूरत है मेडिसिन की, क्या जरूरत है, इसलिए भी पेरेंट्स बच्चों की मेडिसिन बंद करते। और हमारे इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर हम जैसे पीडियाट्रिशियन को छोड़ के भी बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कभी कभी मेडिकल वाले होते हैं, कोई मेडिकल स्टाफ होता है, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी उसके अगेंस्ट होते हैं। तो आपको बताते हैं कि इससे ये होता है, ये होता है, तो हम डर के मेडिसिन बंद करते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आपके पीडियाट्रिशियन ने इनहेलर्स दिया है तो आपको उसको लेना चाहिए।
कभी कभी क्या होता है कि हम मेडिसिन खुद बंद करते तो उससे नुकसान क्या होगा, अगर हम बंद करते तो उसका जो बेनिफिट हमें मिल रहा था वो नहीं मिलेगा और वापस से अस्थमा के अटैक्स बढ़ने के चांसेस होंगे। अगर अटैक्स ज़्यादा आते हैं तो हमें हायर डोजेस ऑफ मेडिसिन देना पड़ता है और जब वापस से इनहेलेशन प्रिवेंटिव मेडिसिन हम वापस से शुरू करते हैं तो फिर हायर डोजेस या डोज बदल के हमें वापरना पड़ता है एज ए पीडियाट्रिशियन। इसलिए बेटर है कि जब तक आपका डॉक्टर ना कहे बंद करने के लिए तब तक आप उसका कॉम्प्लायंस अच्छा रखिए। कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है, जब बच्चा कुछ कुछ लोग डायरेक्ट लेने के लिए कहते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है, उसमें आपको ब्रीथ करते हुए लेना होता है, आपका ब्रीदिंग कोऑर्डिनेट करना होता है। तो इसलिए मैं तो कभी हमारे बच्चों को अगर 15 साल का है 12 साल का है तो भी नहीं देता। अगर कोई गड़बड़ी बहुत ही मांगना चाहता है तो उसको इनहेलेशन के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होता है। कभी कभी रिजल्ट नहीं आते तो आप एमडीआई को शेक नहीं कर रहे, कभी कभी गले में खराश होना शुरू हो जाती है तो आपको हर इनहेलर लेने के बाद आपको थोड़ा सा गुनगुने पानी से गरारे करना है। और कभी कभी अगर आप इनहेलर्स को प्रॉपर स्टोर नहीं करते, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंड जगह रखते हैं तो इनहेलर्स अंदर से ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लीन कैसा करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्लीन करने के पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है। आपका सबसे पहले आप हफ्ते में एक बार आपको ज़रूर क्लीन करना है, आपके हाथ धोना है। तो ये आपका कैनिस्टर है, इसको निकालना है और प्लास्टिक केजिंग है। तो ये 3 चीज़ है, इसको आप पानी में धो सकते हैं अच्छे से और इसको भी आप रनिंग पानी में धो सकते हैं। उसके बाद 30 सेकंड तक और उसके बाद उसको सुखाने के लिए रख दीजिए। कभी भी जो ये आपका एमडीआई है उसको धूप में नहीं रखना है, आपको हवा में सुखाना है और उसको चेक करके देखना है कि जब आप यूज़ करना शुरू कर रहे हैं वापस से तो चेक करके देखना है कि वो मेडिसिन बाहर आ रही है या नहीं आ रही। आपका एक डोज वेस्ट हो सकता है लेकिन साफ़ करने के बाद आपको चेक ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा स्पेसर को कैसा क्लीन करना है, स्पेसर के जैसे पार्ट्स है आपको वापस से इसको हफ्ते में एक बार धोना है। सभी फ्लेक्सिबल पार्ट को जो फ्लेक्सिबल पार्ट है आपको उसको निकाल देना है, जैसे ये भी फ्लेक्सिबल पार्ट है और इसको 15 मिनट एक साबुन के पानी में रख देना है और निकालने के बाद साफ पानी से इसको वापस से धोना है और इसको हवा में सुखाना है, कपड़े से नहीं पोंछना है। फिर से कह रहा हूँ, कपड़े से नहीं पोंछना है, टॉवल से नहीं पोंछना है, इसको हवा में सुखाना है और पूरा एक्सेस पानी निकालने के बाद हवा में सुखाने के बाद वापस ये यूज़ करने लायक होता है। हफ्ते में एक बार आपको क्लीन करना है। रोटाहीलर को आप कैसा क्लीन करेंगे, सिंपल है, कपड़े से क्लीन करना है, इसको पानी से नहीं करना है। बस आपको सूखा कपड़ा लेके हर जगह से पोंछना है, पानी बिल्कुल भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो बहुत सारे लोगों के मन में शंका होती कि इनहेलर्स के बारे में, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हमसे आके पूछते सर वो स्टेरॉइड है उसके साइड इफेक्ट होते हैं। डेफिनेटली स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन हम इनहेलर लोकल मेडिसिन वापर रहे। लोकल मेडिसिन मतलब लंग्स में अगर 10 ग्राम का मेडिसिन की ज़रूरत है तो हम 10 ही ग्राम दे रहे। अगर हम 100 ग्राम ओरल खाते हैं तो 10 ग्राम लंग्स पे तो काम करेंगे लेकिन 90 ग्राम्स के आपके साइड इफेक्ट होंगे, क्योंकि हम लोकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट हार्डली कोई नहीं, बहुत मिनिमम होते हैं और मैंने तो हार्डली कोई साइड इफेक्ट्स देखा हूँ। इसके अलावा इसकी आदत पड़ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैंने अभी तक हज़ारों बच्चों के इनहेलेशन बंद किया हूँ और आज उनको काफ़ी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि ओरल मेडिसिन बेटर है, नहीं, मैं वापस से कहूँगा इनहेलेशन बेटर है। ओरल मेडिसिन के फ़ायदे ओरल मेडिसिन और इनहेलर्स के फ़ायदे और नुकसान मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, वापस से आप उसको देखिए। और कॉस्टली बिल्कुल नहीं, इनहेलेशन इज़ अ वेरी चीप थेरेपी जिससे आपके बच्चों को भी फ़ायदा है और आपके पैसों का भी फ़ायदा है। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जब एक्यूट प्रॉब्लम है तो क्या करना है, पुरानी छिट्टियों को देख के या पुराने मेडिसिन जो घर पे रखे उसको कभी नहीं वापरना है, क्योंकि सर्दी खांसी आने के बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। इसलिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए। कभी कभी सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तब क्या करना चाहिए, हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना है। अगर आपके पास नेबुलाइजर मशीन है तो आस्तेलिन का डोज जो भी आपके डॉक्टर ने बताया है आप उसको नेबुलाइज करते हुए घर पे नेबुलाइज करके आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। या डॉक्टर ने ब्लू कलर का आपको रोटा कैप्स या ब्लू कलर का इनहेलर दिया है तो आप उसको लीजिए और हर 20 मिनट के बाद आप नेबुलाइजेशन भी रिपीट कर सकते हैं या रोटा कैप भी रिपीट कर सकते हैं या ब्लू कलर का इनहेलर भी यूज़ कर सकते हैं और डॉक्टर के पास आपको जाकर जल्द से जल्द कंसल्ट करना है। इसके अलावा हम एलर्जी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, यस, एलर्जी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इज़ वेरी कॉस्टली और उसकी एक्यूरेसी नहीं है। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और बहुत सारे अपने देश में अस्थमा के बारे में गलतफहमी है, जैसे अस्थमा कोई मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट से ख़त्म हो सकते, नहीं, अस्थमा जब तक आप है तब तक आपके साथ रहने वाला है।
हाँ, इतना है कि जैसे-जैसे एज बढ़ती है, जैसे आप अभी 4 साल के, 5 साल के, जनरली कैसा होता है कि 6 महीने से लेकर 6 साल तक ज़्यादा प्रॉब्लम दिखते हैं। 6 से 10 साल के बीच में और प्रॉब्लम कम होते हैं और मैक्सिमम बच्चे अपने आप ही, मैं वापस से कह रहा हूँ, इन्हेलर से अच्छे नहीं होते। अपने आप ही उनके अस्थमा अटैक्स कम हो जाते हैं और 10 साल के बाद वो प्रॉब्लम्स काफ़ी कम दिखते और जब वो वापस से ओल्ड एज में जाते, मतलब 50 प्लस में जाते, तब वापस अस्थमा के प्रॉब्लम्स दिखते। बीच में अस्थमा के प्रॉब्लम आते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं और उसके ज़्यादा इफेक्ट, मतलब ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ते और ज़्यादा तकलीफ भी नहीं देते, इसलिए पेरेंट्स को लगता है कि हमारा अस्थमा क्योर होगा। बहुत सारे उनको पेरेंट्स का ये होता है कि सर ये बचपन की बीमारी नहीं, ये आपकी लाइफ लॉन्ग बीमारी है और हम ज़िंदगी नॉर्मल जी सकते। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि अस्थमा होगा तो बच्चों को इस चीज़ से रोकते, खेलने से रोकते, डांस करने से रोकते। नहीं, आपको कोई भी चीज़ से नहीं रोकना है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, बच्चा बाहर जाके खेल भी सकता है, बहुत सारे हॉबीज़ भी कर सकता है। इसके और भी थेरेपी होते हैं क्या, जैसे बहुत सारी जगह फ़िश खिलाते। मैं इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बट एज़ ए डॉक्टर, एज़ ए एलोपैथिक डॉक्टर मैं इस सब चीज़ों पे मानता नहीं हूँ। आपको मानना है आप देख सकते हैं, लेकिन मैं मेरे एलोपैथी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे को लगता है कि हरदम जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, हमारे घर में तो किसी को नहीं है तो इसको क्यों होगा। नहीं, जेनेटिक प्रॉब्लम 80% केसेस में होता है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, कभी कभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्फेक्शियस है क्या। नहीं, ये इन्फेक्शियस नहीं होता है। अगर आपके बच्चे को अस्थमा है और फीवर नहीं है और आपका डॉक्टर कहता है कि इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, तो इन्फेक्शियस नहीं है, आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने दे सकते हैं। और अस्थमा मतलब बहुत सारे पेरेंट्स को हम जब इनहेलर्स देते हैं तो उनको लगता है कि हमारे बच्चे को तो दम नहीं लगता है। अस्थमा मतलब दम नहीं है, एक मेडिकल भाषा है। एलर्जी की सर्दी खांसी, एलर्जी की खांसी को हम अस्थमा कहते हैं। अगर आपके बच्चे को घड़ी घड़ी खांसी है और दम नहीं भी लगता है तो भी हम उसको अस्थमा कहते हैं। थैंक यू। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। आपके अस्थमा के ट्रीटमेंट में आपके बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि मैं पीडियाट्रिशियन के अलावा चाइल्ड साइकोलॉजी और टीनेजर्स पे काफ़ी काम करता हूँ। टीनेजर्स के हद तक उनके पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम, पढ़ाई कैसी करना, पढ़ाई के सीक्रेट्स क्या है सक्सेस के, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जैसे एग्ज़ाम एंजाइटी होती है, फियर ऑफ एग्ज़ाम फेलियर होता है, फियर ऑफ फेलियर होता है। फिर कभी कभी एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, या पढ़ाई में क्या क्या जो दिक्कतें आती है, जैसे कुछ बच्चे काम को बहुत टालते हैं, कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस ही कम होता है, कुछ बच्चों को टाइम मैनेजमेंट नहीं जानता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम के बारे में हम काफ़ी बुक्स लिखा हूँ और मैंने काफ़ी इसके आर्टिकल्स ब्लॉग्स पे पब्लिश किया हूँ। आप आगे ब्लॉगर्स पे जाके पढ़ सकते हैं या फेसबुक पे जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पेरेंटिंग पे मैं काफ़ी 10 साल से काम कर रहा हूँ। पैदा होने से लेके बच्चे के 18 साल की उम्र तक, अब 21 साल तक बोल सकते हैं हम, कि हम बच्चे में जो बिहेवियर प्रॉब्लम आते हैं, एजुकेशन प्रॉब्लम, बच्चा जिद्दी है, एरोगेंट है, नहीं सुन रहा है, 2 भाई बहनों के बीच में बहुत झगड़ा है, आजकल एक सोशल मीडिया का एडिक्शन भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं और उनको बताते हैं कि आपको कैसा है प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर बच्चा बड़ा है तो 13 साल के ऊपर, तो हम बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं। इसके अलावा हम बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पर भी आप काफ़ी काम करना शुरू किए। बच्चों का ब्रेन 5 साल की उम्र तक काफ़ी स्पीड से बढ़ता है। अगर उस वक्त हम बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट में कुछ एक्सरसाइज करें और कुछ एक्टिविटीज़ करें प्रॉपर साइंटिफिकली, तो बच्चों का ब्रेन ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए आप 2 चीज़ कर सकते हैं। मेरे पब्लिकेशन से बुक्स 3, हसत खेलत बाल विकास 2 से 6 साल के बच्चों के लिए, 6 से 13 साल के बच्चों के लिए बाल संस्कार है, और 2 सीडी है 13 साल के नीचे के बच्चों के लिए और 13 साल के ऊपर के बच्चों के लिए। ये पेरेंट्स के लिए सब, तो आपको वो पढ़ सकते हैं या आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये सभी चीज़ें सोशल मीडिया पे हमने अपलोड किया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स है, आप इसको ध्यान से देखिए। आप जिस पे भी ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए। जो आपका नंबर सामने दिख रहा है, आप उस नंबर पे जस्ट ज्वाइन मी बोल के एक मैसेज भेजिए, तो हम आपको ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब पे हमने ऑलरेडी काफ़ी पब्लिश कर चुके हैं, तो आप ऑलरेडी अगर पुराना मटेरियल भी पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। जैसे कुछ बच्चे नहीं सुन रहे, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि पेरेंट्स में जो बिहेवियर प्रॉब्लम आते हैं उसको लेकर हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते, बच्चों की टीनेजर्स की भी काउंसलिंग करते, जैसे एजुकेशन प्रॉब्लम, मार्क्स कम आ रहे, सिली मिस्टेक्स, ये सभी चीज़ों पे हम बच्चों की भी काउंसलिंग करते। और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, कुछ बच्चे देर से चल रहे होते हैं, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, कुछ बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चों को रीडिंग और राइटिंग प्रॉब्लम होते हैं, और कुछ बच्चे बहुत स्लोली सीखते हैं। ये सभी बच्चों के लिए हम काउंसलिंग और उनकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। इसके लिए आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। अगर आप नांदेड़ में रहते हैं, अगर आप नांदेड़ के बाहर रहते हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन काउंसलिंग भी ले सकते हैं। सामने आपको नंबर दिख रहा है, उन नंबर पे आप मैसेज भेजिए और वो मैसेज पे हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अस्थमा
उसके प्रिवेंशन के ऊपर आपको अगर अच्छा लगा तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए